सचिन कुमार अपने और आपके YouTube चैनल एम विदेश के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का 7th चैप्टर पढ़ रहे थे, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ओस्टर्ड का प्रयोग, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना और बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी प्रक्रिया में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो 1 नंबर का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोगों को पता है, हम जानते हैं कि, जानते हैं या ना जानते हैं लिखना जरूर पड़ेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो हमारी निर्वात की चुंबकशीलता होती है। हम लोगों ने ये पढ़ा है, तथा इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तथा हम लोगों ने पढ़ा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर देखिए, जब समीकरण 1 से 2 को भाग करेंगे तो कैसे भाग करेंगे? बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे का बटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा भाई, इतना हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी पूरी हमारी क्या होगी? पलट जाएगी। जब ये पलटेगी तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4 पाई अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, बराबर देखिए 9 गुणे 10 की घात 9 और ये 10 की घात -7। इन मात्रकों को भी, प्रति को हम कूलाम लिखते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर था भाई, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गुणे इसका एम्पियर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम्पियर स्क्वायर बटे न्यूटन। ठीक, देखिए न्यूटन से न्यूटन कटेगा, यहाँ पर बाएं पक्ष में 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर 10 की घात -7 घातांक के नियम से ऊपर जाएगा, कितना होगा? 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 7 हो जाएगा भाई। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो, जो हमारा मीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर लिखा रहने दो और ये एम्पियर स्क्वायर लिखा रहने दो। जो कूलाम होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आवेश, और क्यों बराबर होता है? IT। ठीक, तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है, तो कूलाम के स्थान पर I है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और T है समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो इस कूलाम के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं? ये स्क्वायर था भाई, एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं भाई, और ये एम्पियर सेकेंड इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, स्क्वायर होगा क्योंकि कूलाम स्क्वायर लगा था। इसको हम लिखेंगे 1/μ0
इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, बूढ़े में आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 10 की घात 9 है और यहाँ 10 की घात 7 है, तो 9 7 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 16, ठीक, मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, बटे यहां से ब्रैकेट ओपन होगा तो एम्पियर स्क्वायर बनेगा और ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो देखो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा भाई, एम्पियर स्क्वायर ऊपर है, एम्पियर स्क्वायर नीचे है, इसको हम काट देंगे तो कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 को हम लिख सकते हैं, देखो 3 गुणे 10 की घात 16 को 8 लिख सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर है, ये बटे सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और इस पूरे का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। देखो भाई कैसे लिख सकते हैं, ये 9 था, 9 को हम 3 का वर्ग ले सकते हैं, 10 की घात 16 को हम लिख सकते हैं, 10 की घात 16 को कितना लिख सकते हैं? 10 की घात 8, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो और ये मीटर स्क्वायर था, ये सेकंड बटे सेकंड स्क्वायर था, तो इसको हमने लिखा मीटर प्रति सेकंड इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का वर्ग 9, दोहरी घातों का क्या हो जाएगा? गुणा 10 की घात 16, और ये मीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर, तो कितना होगा ये 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, ठीक। ये जो है ये होती है सी क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा इधर, अंडर रूट लग जाएगा, 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर सी, जहां सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो वर्गमूल होता है, या कह सकते हैं का जो गुणनफल होता है, ये इसको दूसरे तरीके से लिखे है ना, का जो गुणनफल होता है वो प्रकाश की चाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या प्रकाश की चाल के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। पढ़ेंगे अब बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। तो बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग के तहत हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला क्या है? परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिमित मीन्स होता है सीमित, एक सीमित लंबाई का हमारा चालक तार है, तो इस चालक तार के निकट स्थित एक हमारा बिंदु है, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने माना एक हमारा चालक तार है, ठीक है, एक ये हमने माना, ध्यान देना यहां से, ये हमारा एक चालक तार है, फिगर थोड़ा बड़ा होगा, जैसे हमने माना ये CD हमारा एक चालक तार है, इस चालक तार में जो है I एम्पियर की धारा बह रही है, इस चालक तार में I एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक तार से कुछ दूरी पर, या मान लें इससे लंबवत R दूरी पर एक हमारा बिंदु P है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक हमारा बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें इस चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने माना एक हमारा चालक तार CD है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक तार से इससे लंबवत दूरी पर, लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमारा P है। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब किस नियम की सहायता से ज्ञात करनी है? बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से ज्ञात करनी है। तो जो बायो-सेवर्ट नियम था, बायो-सेवर्ट नियम में हम जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे वो चालक तार की अल्प लंबाई के कारण निकालते थे। किसके कारण? अल्प लंबाई के कारण निकालते थे। अब देखिए हम यहां से क्या मानेंगे, ये जो चालक तार का सिरा C है, ये हमारा बिंदु P है, ठीक है। जो चालक तार का सिरा बिंदु C और चालक तार का सिरा बिंदु D, जो C और D है, फिगर ध्यान से देखना, जो C है वो बिंदु P के साथ φ1 कोण बनाता है, और जो बिंदु D है वो φ2 कोण बनाता है, ठीक।
सी कितना कोण बनाता है, फाई 1 कोण बनाता है, और जो डी है वो कितना कोण बनाता है, फाई 2। ये पूरा कोण फाई 1 है, ये कौन बनाता है, सी बनाता है। ठीक है, अब जब हम यहां से अल्प लंबाई के, भाई जो बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं, तो बायो सेवर्ट के नियम के लिए जो चालक तार की हम लंबाई लेते हैं, तो चालक तार की लंबाई कितनी होती है, अल्प होती है। जो चालक तार की लंबाई लेते हैं वो अल्प लेते हैं। तो हमने माना ये जो हमारा चालक तार था, इस चालक तार में एक भाग हमारा है ई एफ। ये भाग कौन सा है हमारा, ई एफ है। ये जो भाग हमारा ई एफ है वो जिसकी लंबाई अल्प लंबाई कितनी है, डेल एल मान लेते हैं। अल्प लंबाई कितनी है, डेल एल। जो अल्प लंबाई डेल एल है उसको हम क्या करें, बिंदु पी से मिला दें। ठीक, अल्प लंबाई जो डेल एल थी इसको बिंदु पी से मिला दें। थोड़ी जगह कम होने के कारण फिगर हमारा गड़बड़ हो रहा है, देखिए। ठीक है, यहां से ये जो कोण हम मानेंगे, ये कोण हमारा होगा डेल फाई। ये जो कोण होगा वो कितना होगा, फाई होगा। ठीक है, ध्यान देना, अभी वहां लिख देंगे हम। और एक हम रचना कर देते हैं। ये कोण जो हमने माना कितना माना, थीटा माना। ठीक, एक बात ध्यान देना, यहां से क्या माना गया है, जो कोण ये बिंदु ओ है ये पी है। ठीक, तो कोण ओ सी पी, कोण ओ सी पी, सॉरी ओ पी सी बराबर फाई 1 है। ओ पी सी फाई 1 है। ठीक, ओ पी डी, कोण ओ पी डी ये कितना है, फाई 2 है। ठीक, कोण हमने माना है यहां से ओ पी एफ, कोण ओ पी एफ बराबर फाई है। ठीक, कोण ओ पी एफ बराबर फाई है। जो चालक तार की अल्प लंबाई है ई एफ, और एक कोण लिख लेते हैं, कोण एफ पी ई, एफ कोण एफ पी ई बराबर डेल फाई। ठीक, इतने कोण दिए हैं। और एक लिख लेते हैं कोण, ये कोण कौन सा है, कोण एफ ई पी, कोण एफ ई पी बराबर थीटा। ठीक, ये जो चालक तार है हमारा, जिस भाग ई एफ है, चालक तार की लंबाई ई एफ बराबर, ई एफ कितनी है, डेल्टा एल अल्फा है। क्या है, डेल एल क्या है, अल्फा है। अल्फा है इसलिए ई एफ जो होगा वो बराबर होगा किसके, सॉरी ई एफ नहीं, ई पी जो होगी वो बराबर होगी एफ पी के। बात समझ रहे हो। ये चालक तार जो था अत्यंत, इसकी लंबाई डेल एल अत्यंत छोटी है, इसलिए जो एफ पी होगी वो ई पी के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। अब यहां से हम एक और रचना करते हैं, एक रचना और कर लेते हैं बस। एक रचना क्या किया यहां से, रचना में क्या लिखा हमने, बिंदु एफ से, बिंदु एफ से बिंदु एफ से ई पी पर लंब एफ जी डाला। ठीक, इतनी रचना की हमने। कौन सी रचना की, जो बिंदु यफ था, इस बिंदु यफ से हमने एक लंब डाल दिया। कौन सा लंब डाला, ये। जब लंब डाला तो ये कोण 90 होगा और ये कोण भी 90 हो जाएगा। ठीक, लंब एफ जी डाला। अब देखिए इसमें हम लगा दें बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम से, बायो
सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से चालक तार की अल्प लंबाई, चालक तार की अल्प लंबाई डेल एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो हम बायो सेवर्ट निकालते हैं, नियम लगाते हैं, तो हम बायो सेवर्ट के नियम के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते तो उसको अल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो डेल बी या डेल्टा बी बराबर कितनी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान कितनी है ये दूरी हमने कितनी मानी थी, ई एफ बराबर एफ पी बराबर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ये x कौन सी दूरी है ये भी हम इसमें दर्शा देते हैं, जो x है ये पूरी दूरी है। ठीक, अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हम चालक तार में कहां से तीव्रता निकाल रहे हैं, चालक तार के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु जो P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। जब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो ये जो हमारा साइन थीटा है ये अनलीगल है, इसको हमें हटाना है इसमें से, और एक्स स्क्वायर को हटाना है। तो यहां से हमें दो चीजें हटानी है, एक तो हटाना है साइन थीटा और दूसरा हटाना है एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है इस साइन थीटा को हटाने के लिए हम जाएंगे समकोण त्रिभुज ई, इसको जी माना था, ई जी ई में, वो सॉरी ई जी एफ में, समकोण त्रिभुज ई जी एफ में। ध्यान देना भाई, समकोण त्रिभुज हमारा ये है, ई, ये जी और ये एफ। तो ई जी एफ में जो 90 के सामने की भुजा होगी कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। तो यहां से लंब और कर्ण में किसका संबंध होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब हमारा है एफ जी और कर्ण हमारा है, यहां पर कर्ण क्या है, ई एफ, कर्ण हमारा क्या है, ई एफ। ठीक, कर्ण ई एफ है और ई एफ का मान, ई एफ या एफ ई का मान कितना है, डेल एल। तो यहां से देखो हम कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर एफ जी अपान डेल एल। तो डेल एल इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डेल एल साइन थीटा बराबर एफ जी, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए दूसरा हम समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज पुनः इस एफ जी को भी हटाना है, समकोण त्रिभुज एफ जी पी में, एफ जी पी में। ठीक, एफ ये हो गया, जी और पी में यहां पर आएंगे। जब हम एफ जी पी में आएंगे तो ध्यान देना ये कोण डेल फाई है, डेल फाई क्या है, अत्यंत छोटा है, कोण के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण। तो इसमें फिर हम लिखेंगे साइन डेल फाई, अत्यंत छोटा है। ठीक, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डेल फाई। क्यों, किस में मापा गया है, रेडियन में मापा गया है। तो साइन डेल फाई बराबर होता है लंब, लंब हमारा क्या है, एफ जी, और कर्ण, कर्ण यहां से कितना हो जाएगा इसके लिए, एफ पी। एफ पी का मान कितना है, देखिए एक्स के। तो यहां से हम कितना लिख सकते हैं, डेल फाई बराबर एफ जी अपान एफ पी के स्थान पर एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स डेल फाई बराबर एफ जी, समीकरण नंबर 3। यहाँ इसको क्यों लिखा गया, किस में मापा है हमने, रेडियन में मापने पर, है ना, रेडियन में मापने पर।
अब देखो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 की तुलना करें तो इनके बाएं पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिने पक्ष भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, 2 तथा 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां से x डेल फाई बराबर डेल एल साइन थीटा। ठीक, तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हम डेल एल साइन थीटा के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, x डेल फाई, इसलिए यहां से आ जाएंगे भाई, ध्यान देना इधर लिख रहे हैं। ठीक, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा हमारा डेल बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली गई है, x डेल फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक x से x कटेगा, तो ये हो जाएगा डेल b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई इंटू डेल फाई अपॉन एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अभी यहां से हमें x को भी रिप्लेस करना है। ये जो x आया, x हमारा क्या था, एक काल्पनिक था, और काल्पनिक संख्या को हमें यहां हटानी है। ठीक, क्योंकि हमें किसके कारण निकालनी है, r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो x को हटाने के लिए देखिए भाई, ये लंबवत थी, 90 डिग्री थी, तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज POF में, किसमें, POF में, POF समझ रहे हो आप, ये P है हमारा, ये O है और ये F है। देखिए ये इसका आधार कितना है R और इसका कर्ण कितना है X, तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, कॉस का। तो यहां से POF में हम लिख सकते हैं कॉस फाई बराबर आधार OP बटे कर्ण FP लिख सकते हैं। तो कॉस फाई बराबर OP का मान R है और FP का मान X है, X आ गया। तो या हम यहां से देखो X बराबर कितना लिख सकते हैं, X बराबर लिख सकते हैं R बटे कॉस फाई। इस X का मान उठा के रख दें समीकरण 4 में, X का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब जब x का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल बाई बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल फाई, और x के स्थान पर कितना लिखेंगे, r बटे कॉस फाई। ये कॉस फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा डेल्टा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना, i इंटू कॉस फाई डेल फाई अपॉन r। ठीक, अब ये भाई निकला है चालक तार की अल्प लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकाल लें संपूर्ण चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हमने अल्प के कारण निकाला है तो संपूर्ण के कारण निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, इसको इतने को हमने रिप्लेस किया है। अब संपूर्ण के कारण निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक, तो अतः संपूर्ण चालक तार के कारण, संपूर्ण चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इसका हम क्या करेंगे भैया, समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा B बराबर, या डेल भी लिखा था भाई यहाँ से, है ना, डेल V लिखते चले आए, इसको डेल कर लीजिए। डेल V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू कॉस फाई डेल फाई अपॉन आर। देखिए भाई, अब फाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एंगल हमको लेना पड़ेगा। अब भाई दूरी ये मध्य बिंदु हुआ P से,
अब P से φ2 किस दिशा में है, नीचे की ओर है, और φ1 किधर है, ऊपर की ओर। तो जो नीचे की ओर है उसको हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक, और जो ऊपर की ओर है उसे धनात्मक। तो क्या -φ2 से φ1, क्योंकि भाई ये जैसे मूल बिंदु हो गया, यहीं से तो कोण ले रहे हैं, तो जो नीचे की ओर होगा वो ऋणात्मक और जो ऊपर की ओर होगा धनात्मक। तो ऊपर की ओर φ1 था और नीचे की ओर φ2 था, तो φ2 को लिया हमने -φ2 और φ1 धनात्मक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है हम किसके सापेक्ष समाकलन किसके सापेक्ष करते हैं, जो राशियां डेल के पीछे लगी होती हैं। तो यहाँ डेल के पीछे b अर्थात b के सापेक्ष समाकलन, यहाँ डेल के पीछे φ है अर्थात φ के सापेक्ष समाकलन। तो जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वो राशि अगर समाकलन के अंदर होती है तो उसको समाकलन के चिन्ह के अंदर रखते हैं, नहीं तो बाहर कर देते हैं। यहाँ पर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए डेल b बराबर ये होगा -φ2 to φ1। ठीक, ये इसमें से बाहर कर दें हम, कितना बाहर हो जाएगा, μ0/4 पाई I/r हो गया बाहर, ये हो जाएगा -φ2 से φ1 और ये हो जाएगा cos φ इंटू डेल φ। ठीक, देखिए यहाँ पर डेल बी का समाकलन कितना होगा, हमने बताया था डेल बी को, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो डेल बी को 1 इंटू डेल बी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं b की घात 0, क्योंकि जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वही लिखते हैं। b की घात 0, अगर b की घात 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा 1। तो समाकलन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि x की पावर n dx बराबर होता है x की घात n+1/n+1। जितनी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और उतने से ही भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो b की घात 0, b की घात 0 को लिखेंगे b की घात 0 + 1 बटे 0 + 1 अर्थात इसका कितना आएगा समाकलन b आएगा। ठीक है, तो डेल b का समाकलन कितना हो जाएगा, डेल b का समाकलन होगा b बराबर μ0/4 पाई I/r, और cos φ जो होता है भैया, cos φ का जो समाकलन होता है वो होता है sin φ। cos φ का समाकलन कितना होता है, sin φ होता है। ठीक है, लिमिट -φ2 to φ1 हो जाएगी। ठीक, अब हम लिमिट रखेंगे। यहाँ से क्या हुआ भाई, यहाँ से जब समाकलन किया, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो फाई था तो फाई लिख दिया। अब हम लिमिट रखेंगे। लिमिट कहाँ रखेंगे, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो समाकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, फाई के सापेक्ष, तो लिमिट भी कहाँ रखेंगे, फाई के सापेक्ष, फाई के स्थान पर रखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखते हैं हम, अपर लिमिट। उसके बाद कौन सी लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई I/r लिमिट साइन फाई साइन, पहले कौन सी लिमिट, अपर, तो फाई के स्थान पर φ1 माइनस साइन और φ2 के स्थान पर -φ2। ठीक, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। पढ़ा था भाई, छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, 9 या 10 में मैथ में पढ़ा होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I/r और कितना साइन φ1, ये माइनस, जो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन φ2। तो ये हो जाएगी भाई परिमित लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर μ0/4 पाई I/r sin φ1 प्लस sin φ2। जहां I क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा, r है चालक तार से उस बिंदु P की दूरी जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। φ1 क्या है, उस बिंदु से शीर्ष एक के बीच बना कोण। φ2 क्या है, बिंदु P से चालक तार की दूसरे शीर्ष से बना कोण। ठीक, इसी स्थिति में यहीं से कभी कभी पूछा जाता है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, यहीं से अगर पूछा जाए अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, किसके कारण, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, जब अनंत लंबाई के चालक तार के कारण कहेगा तो इसमें से बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जैसे ये हमारा चालक तार है, ये बिंदु हमारा P था, ठीक, तो इतना कोण बनेगा,
बनेगा। अगर यही बिंदु यहाँ पर होता तो ये कोण और भी छोटा होता कि नहीं होता? ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा जब चालक तार की लंबाई क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो ये जो φ1 और φ2 होंगे वो उस कंडीशन में कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, जब चालक तार की लंबाई कितनी होगी? अनंत होगी। तो अनंत की स्थिति में जो φ1 और φ2 होंगे वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो b बराबर μ0/4 I अपान r, ये हो जाएगा साइन φ1 के स्थान पर 90 प्लस साइन φ2 के स्थान पर 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो 1 1 2। तो b बराबर μ0/4 I अपान r गुणे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो b बराबर हो जाता है μ0 I अपान 2 r। तो ये हो जाएगी हमारी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या होगा? b बराबर μ0 I अपान 2 r। ठीक, जहां I क्या है? चालक तार में बहने वाली धारा, और r क्या है? चालक तार से उस बिंदु की दूरी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात की जाती, तो अगर हमें इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो हमने दिशा निकालने के लिए आपको बताया था दाएं हाथ की हथेली का नियम, कि अपने हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों के साथ परस्पर लंबवत दिशा में हो। तो अगर अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां किधर हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो जो चुंबकीय अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस दिशा में हो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हथेली से धक्का देने की स्थिति के लंबवत नीचे होती है। तो यहाँ पर जब हम नियम लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे। अंगूठा किधर हो गया? धारा की दिशा में, उंगलियां किधर हो गई? बिंदु P की ओर, तो हथेली किधर है? लंबवत नीचे की ओर। और जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लंबवत नीचे की ओर होती तो उसको किससे दर्शाते? क्रॉस चिन्ह से दर्शाते। ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी परिमित लंबाई की रिज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर इसको आप, इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है और कोई भी ऐसा हमने जो है स्टेप भी नहीं छोड़ा है, पूरा एक तरफ से इसका डेरिवेशन किया है। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो ये जो है आपको समझ में आ जाएगा।